सर, सरकारी नीतियों को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है, खासकर बेरोजगारी, महंगाई को लेकर? जिस तरीके से अंधा बाजार बन गया अयोध्या, जिस तरह अयोध्या को एक ओपन मार्केट बनाया जा रहा है, जिस तरह अयोध्या में स्थानीय लोगों को विस्थापित करके बाहर के गुजरात के बड़े बड़े व्यापारियों को लाके यहाँ पर रोजगार, यहाँ पर व्यापार की व्यवस्था उनको दी जा रही है। वर्तमान में सरकार मंचों पर महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला सुरक्षा और महिला स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? अयोध्या के विकास को लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं आपके साथ कामनी चौरसिया। आज हम बात करेंगे कांग्रेस यूथ उपाध्यक्ष शरद शुक्ला जी से। शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। शरद जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है आपसे कि आप राजनीति में कब आए और आप इसमें आने का निर्णय कब लिया? देखिए, पहले हम लोग सामाजिक गतिविधियों में लगातार शामिल रहे। 2011 से 2018 तक लगातार एक संगठन हम लोगों का था, भारतीय युवा मंच। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से उत्पन्न संगठन था। हमने उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया। पूरे अयोध्या फैजाबाद में 150 अलग अलग स्थानों पर तमाम जो है विवेकानंद जी की जीवन पर आधारित सभाएं करी, कई बार यात्राएं निकाली, और उसके अलावा जो सामाजिक समस्याएं थी, जो जनहित के मुद्दे थे, उन पर भी हम लगातार लड़ाई लड़ते रहते थे। 10 मई 2018 को जब निर्णय हुआ कि अब राजनीतिक दल ज्वाइन करना है, तो अपने सभी साथियों के साथ बैठी चर्चा इस पर की गई और ये तय किया गया कि कांग्रेस पार्टी में रहकर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसकी आवाज को उठाया जाए, और 10 मई 18 को हमने कांग्रेस ज्वाइन करी। अयोध्या के विकास को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या अपने आप में बहुत अनूठा शहर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन धरती है, और अयोध्या में एक तो जो लोग यहाँ के निवासी हैं और एक जो भीड़ यहाँ पर आती है, जिससे अयोध्या में लोगों का आवागमन बना हुआ है। अयोध्या में जहां तक विकास की बात है, तो इस तरह का विकास की परिकल्पना अयोध्या में की जाती है। देखिए, अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, न कि पर्यटन नगरी। तो धार्मिक नगरी में जो लोग आते हैं वो श्रद्धालु होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, न कि पर्यटक होते हैं। तो जब धार्मिक नगरी का विकास किया जाए तो इस प्रकार विकास हो कि आध्यात्मिकता बनी रहे। जिस तरीके से अंधा बाजार बन गया अयोध्या, जिस तरह अयोध्या को एक ओपन मार्केट बनाया जा रहा है, जिस तरह अयोध्या में स्थानीय लोगों को विस्थापित करके बाहर के गुजरात के बड़े बड़े व्यापारियों को लाके यहाँ पर रोजगार, यहाँ पर व्यापार की व्यवस्था उनको दी जा रही है, मैं समझता हूँ इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए। अभी आप जहां पर बैठी हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर पर रामपथ है। रामपथ को एक बड़ा भ्रष्टा पीटा गया विकास का। वो रामपथ जो 13 किलोमीटर का है, उसको बनाने में 845 करोड़ रुपया खर्चा गया। बताया गया कि ये योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और योगी जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो था, उसका ड्रीम टूट गया केवल बरसात में ही। वो रामपथ जो 800 करोड़ से ज्यादा धन खर्च करके, जो धन हमारा और आपकी जेब से गया है, टैक्स का पैसा, उस टैक्स के पैसे से सड़क बनती है, और इतना भारी उस पर घोटाला किया जाता है कि सड़कें दर्जनों जगह धंस जाती हैं। उस रामपथ पर जहां पर हरियाली होनी चाहिए थी, आप साधनगंज से शुरू करिए और आप नए घाट तक जाइए, आपको दोनों पटरियों पर एक पेड़ नहीं मिलेगा जहां पर छाया में रह सके। तो इस तरह का जो अंधा विकास हो रहा है, आध्यात्मिक नगरी को अंधा बाजार बना दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस तरह का विकास ना करके फोकस इस पे किया जाए कि किस प्रकार पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत खूब आध्यात्मिक विकास हो, खूब मठ मंदिर बने, खूब भजन कीर्तन हो, और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत खूब कल कारखाने लगे, खूब फैक्ट्रियां लगे, खूब विद्यालय खुले। तब ऐसी व्यवस्था बनेगी कि हम सब अपने परिवार के साथ दिन में यही अयोध्या में ही फैक्ट्री में जाके नौकरी करेगा हमारे यहाँ का नौजवान, और शाम को हनुमान गढ़ी पर बैठकर राम राम भी करेगा। तो इस तरह का विकास मैं चाहता हूँ। सर, सरकारी नीतियों को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है, खासकर बेरोजगारी, महंगाई को लेकर? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई की जो स्थिति है, किसी छुपी हुई नहीं है। वर्तमान की सरकार यही 2 बड़े मुद्दे थे जिसको बोलकर वो सरकार में आई थी। उन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर आज तक हम गिन लें उसको, तो 14 से आज 25 चल रहा है, तो 11 साल में 22 करोड़ नौकरी आ जानी चाहिए थी। नौकरी आने की बात छोड़ दीजिए, अपने इर्द गिर्द देखिएगा कितने लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं। सरकारी विभागों में लोगों को जबरन रिटायर किया जा रहा है। तमाम वो लोग जो तमाम प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे, इतनी मंदी में उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जा रही हैं, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। रोजगार की स्थिति असल में ये हो गई है। आपको याद होगा वो नारा नरेंद्र मोदी जी सरकार जब आने वाली थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई की मार किस कदर चल रही है, इसे कोई अछूता नहीं है। आज रसोई घर में महिलाएं कितनी परेशान हैं कि 2 वक्त का अगर भोजन बनाना है तो उतना भी राशन मुहैया कराने में घर के कमाने वाले व्यक्ति की कमर टूट जा रही है।
तो ये महंगाई और जो बेरोजगारी का मुद्दा है ये पूरी तरीके से कमर तोड़ रहा है देश की। सर, सरकार ने सरकारी नौकरी देने का दावा कर रही है आत्मनिर्भर बनने का, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, नौकरी एक दी है सरकार ने, गांव में नौकरी बांटी है। किया क्या है कि खेतों के बाहर बाप और बेटे को डंडा थमा दिया है, वो सांड और गैया हका रहा है। रोजगार के नाम पे सरकार ने खाली ये दिया है। और अपने आसपास आप देखिए जाके कि कौन सा रोजगार किसको है। भाई जब सरकार ये कहे कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो बीटेक एमटेक बीबीए एमबीए करना पकौड़ा तले, तो इस तरह की अगर मंशा सरकार रखती है तो इसके साथ कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर बेरोजगारी और बढ़ रही है तो। सर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये मर्जर नहीं है, ये शिक्षा का मर्डर है। इसको मर्जर नहीं कहा जाना चाहिए। अभी आज की अखबार की खबर बता रहा हूं आपको, सीतापुर की स्थिति है। 80% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं मर्जर के बाद। कारण क्या है? जो स्कूल उनके घर के आसपास हुआ करता था, 400-600 मीटर होता था, वो विद्यालय 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर हो गया है। लोग विद्यालय नहीं जा रहे। ये जो विद्यालय इन्होंने बंद किए, क्यों बंद किए? इन्होंने विद्यालय कहा कि बच्चे की संख्या कम है, आपने मर्जर कर दिया, फिर संख्या कम हो रही है, फिर बेच दोगे, विद्यालय को खत्म कर दोगे। कोई भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रदेश में, देश में प्राथमिक शिक्षा विभाग की पूरे तरह की रीढ़ होती है। 5000 स्थानों पर विद्यालय नहीं बंद हुए हैं, वो कोई ईंट गारे की इमारत नहीं टूटी है। वहां पर 5000 अलग स्थानों पर शिक्षा के दीपक बुझे। वो तमाम सारे बच्चे जो अपना भविष्य बना सकते थे उस विद्यालय के भरोसे, उनका भविष्य मरा है 5000 विद्यालयों के बंद होने से। तो योगी जी एक और जहां विद्यालयों को बंद कर रहे हैं, मधुशालाओं की संख्या का बढ़ा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ये तय करें कि पढ़ेगा यूपी बढ़ेगा यूपी, कि पिएगा यूपी बढ़ेगा यूपी, ये तय करें पहले योगी जी। सर, अयोध्या में कहना जो कि गौशाला को लेकर आपने जो मुद्दे उठाए थे, उस पर अभी क्या स्थिति है? कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, हम लोगों ने इस मसले को उठाया और ये मामला हमारी जानकारी में कई दिन से आ रहा है। केवल प्रॉपर हमारे पास सबूत नहीं थे, इसलिए हम उससे कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि सरकार को आप जानती हैं कि अपनी गलती छुपाने बहुत माहिर है। जब हमारे पास पूरे सबूत इकट्ठा हो गए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस पूरे जनपद को दिखाया कि जिस गाय को हम माता मानते हैं, उस गाय की दुर्दशा ट्रिपल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी केंद्र में, राज्य में योगी आदित्यनाथ जी और नगर निगम में बीजेपी के महापौर, ट्रिपल इंजन जो बैठा है, इस ट्रिपल इंजन के नेतृत्व में गायों को साथ गौशाला के अंदर क्या कृत्य किया जा रहा है। गायें भूख प्यास से मर रही हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, और जो गायें मरी हैं वहीं पड़े पड़े सड़ रही हैं। जब हमने इस पे अपर आयुक्त से बात करी, उन्होंने समस्या को नोट किया, कोई समाधान नहीं किया। हमारी मुलाकात महापौर से भी हुई, महापौर को हमने पूरी समस्या से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद हम हमारे साथ चलिएगा। आज 16 तारीख हो गई है, उनके ओर से कोई पहल नहीं की गई है। पूरा नगर निगम गायों की मौत पर धृतराष्ट्र बन गया है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि बहुत शीघ्र हमारी रणनीति बन रही है और हम बहुत जल्द इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस पे गौ माताओं को न्याय मिलने तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। है कि आज की युवा पीढ़ी राजनीति को गंभीरता से ले रही है कि नहीं? देखिए, नौजवान बहुत गंभीर राजनीति को लेकर है। बस केवल समझ का फेर यह है कि युवा जब राजनीति, 2 तरह के युवा हैं। एक वो जो राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एक वो समूह है जो केवल वोट कर रहा है। तो मेरा दोनों तरह के नौजवानों से ये मेरी अपेक्षा है कि वो जब किसी दल को ज्वाइन करें या राजनीति करें, तो पहले वो ये तय करें कि वो किस तरह का भारत देखना चाहते हैं। वो भारत देखना चाहते हैं जहां पर बेरोजगारी, महंगाई फैली हुई है, क्या उस तरह का भारत देखना चाहते हैं जहां पर मनरेगा, जहां पर शिक्षा का अधिकार, जहां पर भोजन का अधिकार, जहां पर अधिकार देने वाला दल है, वो वहां राजनीति करना चाहते हैं। साथ साथ अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो किसी भी नेता के पीछे ना घूमे, किसी की जेब की कठपुतली ना बने, वो अपने अधिकारों को लेकर जनहित के मुद्दे पर खुद लड़े। इस देश में जिस प्रकार नौजवानों की आबादी है, ये समझ लीजिए कि सबसे युवा देश है हिंदुस्तान। तो नौजवानों को क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहिए और अपने क्षेत्र को समस्याओं को लेकर जनहित में लड़ना चाहिए। इस निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व को जनता स्वीकारेगी और नौजवानों को मौका भी देगी। मैं तो सरकार से भी मांग करता हूं, सरकार से मांग ये करता हूं कि जिस तरह से आरक्षण मिलता है महिलाओं को, आपने आरक्षण दे दिया है सदन के अंदर, तो नौजवानों की इतनी बड़ी आबादी है जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, तो कम से कम सदन के अंदर एक ऐसी व्यवस्था भी लाई जाए, दलों में भी ये व्यवस्था लाई जाए कि कम से कम इतने प्रतिशत रिजर्व जो सीटें होंगी ये नौजवानों के लिए होंगी। क्योंकि जब नौजवान पहुंचेगा सत्ता के अंदर तो वो नौजवानों के लिए काम कर पाएगा। अपनी जो नौजवानों की सोच है, किस प्रकार देश विकसित हो, किस प्रकार शिक्षा और रोजगार मिले, जो जिस समस्या को हम भुगत रहे हैं, उन समस्याओं पे कौन लड़ेगा?
जब हमारे आपके ऐसा नौजवान पहुंचेगा तब लड़ेगा। तो हमारी सोच इस बात पे ये है। सर, वर्तमान में सरकार मंचों पर महिला सशक्तिकरण की बात करती है। महिला सुरक्षा और महिला स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आप ये बात कर रही हैं, आज से लगभग 2-3 दिन पहले की बात है, उड़ीसा के अंदर आपको जानकारी होगी, एक एबीवीपी की कार्यकर्ता थी। उसको शिक्षक ने प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया, उसको इतना असॉल्ट किया कि उसने आत्मदाह कर लिया। और ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। हम जब आज ये बात कर रहे हैं, आज का अखबार उठा के देख लें तो पूरे प्रदेश में आपको तमाम महिलाओं पर, प्रदेश के अंदर उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं को देखने को मिलेंगी। तो ये जो तमाम सारे चलाए जा रही योजना, चाहे वो मिशन शक्ति हो या जो भी इस तरह की समस्या मैंने सोची, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन कोई भी समस्या के लिए अगर आप कोई योजना ला रहे हैं, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो मैं उस योजना को फेल मानता हूं। अगर आज पूरे प्रदेश के अंदर महिला, आपने देखा होगा इस बात को भी कि जिला पंचायत के चुनाव चल रहे थे, जिला पंचायत के चुनाव के दौरान बीजेपी के दुशासनों ने एक महिला की चीर खींची थी चलते चुनाव के अंदर। इसी प्रदेश के अंदर एक उन्नाव में घटना होती है, उसमें बहुत व्यापक हो जाएगा। ये एक घटना लेकर नहीं, पूरे प्रदेश में तमाम घटनाएं इस तरीके से जहां पर महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की योजना लाई जाए कि महिलाओं पर अत्याचार कम हो। इतना कठोर कानून लाया जाए कि अगर महिलाओं के साथ कोई बलात्कार घटना हो रही है तो उस पर तत्काल मृत्युदंड का प्रावधान बने, दोषी होने की बात। तो अगर इतना कड़ा कानून बनेगा, निश्चित तौर पर अपराधी में भय व्याप्त होगा और ऐसे घटनाएं रुकेंगी। सर, आने वाले चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, तैयारी वो लोग करते हैं जो हमेशा से सक्रिय नहीं होते। हम लोग 24/7 लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारी तैयारी 24/7 चलती रहती है। तैयारी मेरी ये है कि किस तरह हमारा अयोध्या समस्याओं से मुक्त हो, क्योंकि मैं सत्ता में नहीं हूं, हम विपक्ष में हैं। तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जो सत्ता की खामियां हैं उसको उठाएं, उसके खिलाफ लड़ें और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय दिलाएं। तो इसी विचारधारा के साथ कम से कम जो लोग हैं इस समस्या में, जो समस्याएं हमारे जनपद विधानसभा के अंदर है, उस समस्या को लेकर लड़ते रहते हैं। यही हमारी तैयारी। जी सर। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे तो आप अयोध्या के लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, बहुत ये व्यापक प्रश्न है। कोई जादू की छड़ी ना मेरे पास है जो मैं घुमा दूंगा। मैं केवल इतना करूंगा कि जो नेता, मतलब अपने विधायक और जनता के बीच में जो खाई है, उस खाई को पाटने का काम करूंगा। हम संवाद स्थापित करना चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि विधायक बनने के बाद न्याय पंचायत स्तर पर बूथ बनाए जाएं, जहां पर किसी कोई समस्या अगर होती है विधानसभा के अंदर, किसी ना कोई समस्या हो, तो अपनी समस्या को उसी पोस्ट बॉक्स में जाके वो डाल दे, जिसको हमारे पास सत्ता में आए उसका निस्तारण हम कर सकते। साथ साथ विकास क्या हो ये तय करने का अधिकार मेरा ना, विधानसभा मेरी नहीं है। हम घोषणा पत्र लेके आते हैं, ये पार्टी लेके आती है। मैं अगर विधानसभा में विधायक बनता हूं, मैं जन घोषणा पत्र लेके आऊंगा। वो घोषणा पत्र जो जनता का सर्वे होगा, घोषणा पत्र बनेगा। जनता बताए उसे क्या चाहिए। अगर जनता कहे उसको मंडी परिषद चाहिए न्याय पंचायत स्तर पर, उसको वो मिलना चाहिए। जनता कहे खेल का मैदान चाहिए, उनको वो मिलना चाहिए। जनता ये कहे उसको मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, उसको वो मिलना चाहिए। तो ये पब्लिक तय करे। साथ साथ मेरा अपना जो प्रयास है कि एक समिति बने पूरे विधानसभा के अंदर, जिसमें आप जैसे पेशवी पत्रकार भी, जिसमें तमाम सारे जो स्कॉलर समाज के हैं, वो तमाम जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है पूरे, अपने तमाम किसान भाई हमारे हैं, इनको लेकर एक समिति बनाई जाए। वो समिति की मासिक बैठक हो और वो तय करे कि विधानसभा के अंदर उनको क्या विकास चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं विधानसभा चुनाव लड़ता हूं तो मैं घोषणाओं को मुंह से नहीं बोलूंगा, वादों को अपने, मैं उसको स्टाम्प पे लिख कर दूंगा कि अगर भैया ये नहीं कर पाए तो मेरा कान पकड़ के आप खींचिएगा और ये घोषणा पत्र आप मैंने आपको दिया है, लिखकर ये स्टाम्प पे लिख कर दिया है, आपका पूरा अधिकार मुझ पर कार्रवाई कराने की। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश मैं देना चाहता हूं कि नौजवान खूब पढ़े, अपने उद्देश्यों को लेकर, अपने जो उसका लक्ष्य है उसको लेकर गंभीर हो। जीवन में जिस दिशा में वो जाना चाहे, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहे, वो इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, वो राजनीति करना चाहे, वो किसान बनना चाहे, वो पत्रकार बनना चाहे, उसकी जो उसकी इच्छा जिस दिशा में जाने की है, वो खूब उसमें मेहनत करे, खूब तरक्की करे। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। प्रभु राम जी उसको और साहस दें और हिम्मत दें और कृपा उसके करें, खूब सफल हो। यही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं कामनी चौरसिया, कैमरामैन नंदिनी चौरसिया के साथ। धन्यवाद।